हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्टियोआर्थराइटिस संधिवात, जो केसी में भी पूछा जाता है और साथ में कभी कभार रोग निदान में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। एक तो पहला पॉइंट ये है कि ये डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है। ठीक है, अब इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ क्रोनिक डिसऑर्डर ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स and it is characterized by progressive degenerative changes in articular cartilage over the ear, particularly in weight bearing joints. सबसे पहले ये क्रोनिक डिसऑर्डर है किसका? साइनोवियल जॉइंट्स का, जिससे क्या होता है धीरे धीरे जो जॉइंट्स होते हैं वो डीजनरेट होने लग जाते हैं और साथ में जो कार्टिलेज रहते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज रहते हैं, ठीक है, और उनका क्या होता है डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है। और मेनली आपको एक इसमें देखने को मिलेंगे जो वेट बियर करते हैं, जैसे नी जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया। ठीक है, तो नॉर्मल सी परिभाषा क्या हुई ऑस्टियोआर्थराइटिस की? एक तो ये क्रोनिक डिसऑर्डर है किसका? साइनोवियल जॉइंट का, जिसमें क्या होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज का प्रोग्रेसिव डीजनरेशन होता है और मेनली आपको ये किसमें देखने को मिलते हैं? वेट बियरिंग जॉइंट्स में। ठीक है, जो वेट मेनली बियर करते हैं बॉडी का, नी जॉइंट हुआ, हिप जॉइंट हुआ, वैसे। ठीक है, अब इसके हम एटियोलॉजी देखते हैं। प्राइमरी में क्या है? एक तो जेनेटिक फैक्टर हुआ, ठीक है, ओबेसिटी हुई, एज अबाव 45 ईयर्स हुआ, एवेस्कुलर नेक्रोसिस हुआ, मेटाबॉलिक फैक्टर हुए। ये हमारे कुछ प्राइमरी कारण रहते हैं जिसमें आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलता है। मेनली आपको इन दो में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कि उम्र ज़्यादा हो गई है 60 के आसपास और कैल्शियम की डेफिशिएंसी, तो आपको ऑब्वियस उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलेगा। या फिर ओबेस पर्सन है, ठीक है, ओबेस पर्सन होने से क्या होता है कि उसके जो जॉइंट्स हैं उनमें क्या आता है? प्रेशर आता है, जिस वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस उनमें देखने को मिल सकता है। या फिर पेरेंट्स में से किसी को हो रखा हो, या फिर उससे पहले की जो जनरेशन रही हो उनमें से किसी को हो रखा हो, तब भी ये उस वजह से भी ये हो सकता है। एवियन में और मेटाबॉलिक फैक्टर्स भी कहीं कहीं कारण रहते हैं। सेकेंडरी कॉजेज क्या रहते हैं? तो ट्रॉमा हुआ, मैलिग्नेंसी हुआ, ठीक है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जा रही, कोई इन्फ्लामेटरी डिजीज हो गई, ठीक है, जिस वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो गया बाद में, जॉइंट्स का कोई इन्फेक्शन हुआ, या फिर न्यूट्रिशनल बोन डिजीज हुई। ठीक है, अब हम आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स पे। क्लिनिकल फीचर्स में मेनली आपको वही वेट बियरिंग जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हुए दिखेंगे। ठीक है, डीप एकी पेन होगा और जितना आप जॉइंट्स का उस टाइम यूज करोगे वो पेन और दर्द, मतलब और दर्द बढ़ेगा जितना उस जॉइंट में, जिस जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रखा होगा, और वो जॉइंट जितना ज़्यादा यूज में आएगा उतना ही ज़्यादा उसमें पेन बढ़ेगा। ठीक है, मॉर्निंग स्टिफनेस देखने को मिलती है। ठीक है, ये 10 to 20 मिनट्स रहती है, मतलब आधे घंटे से कम आपको मॉर्निंग स्टिफनेस इसमें देखने को मिलती है। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में आपको लगभग 1 घंटे के आसपास, यानी 30 मिनट्स से ज़्यादा रूमेटॉइड अर्थराइटिस में मॉर्निंग स्टिफनेस देखने को मिलती है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस में 30 मिनट से कम आपको मॉर्निंग स्टिफनेस देखने को मिलेगी। क्रेपिटस प्रेजेंट रहेगा, मतलब जॉइंट से कट कट की आवाज आती है। ठीक है, अगर नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो। ठीक है, जो रेंज ऑफ मूवमेंट है, ठीक है, मतलब प्रॉपर तरीके से जितना जॉइंट का एक्सटेंशन होता है वो उतना हो नहीं पाएगा, जितना वो प्रॉपर उसका नॉर्मल मूवमेंट रहता है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको 2 नोड देखने को मिलते हैं। एक तो है हेबर्डेन नोड इन डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ठीक है, और दूसरा है बोचर्ड नोड इन प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। ठीक है, जैसे ये हमारी फिंगर है, इसका सबसे दूर वाला जो पार्ट है डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। ठीक है, इसमें आपको क्या देखने को मिल जाती है? हार्ड बोनी स्वेलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, डिस्टल वाले में। और प्रॉक्सिमल में क्या हुआ? जो ये वाला जॉइंट है, ठीक है, इंटरफेरेंजियल का पास वाला जॉइंट, वहां पर आपको हार्ड बोनी स्वेलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, इसका मैं आपको एक बार फोटो बता देती हूँ। ये ठीक है, तो ये हमारा हुआ बोचार्ड जो हमने जस्ट पास में है। ठीक है, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट वाला हुआ। ठीक है, और दूसरा हुआ हमारा हेबर्डन जो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट में आपको कहाँ पर देखने को मिलती है? हार्ड बोनी स्वेलिंग देखने को मिलती है। ठीक है,
ये हमारा डायग्राम है, इससे हमें आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कवर करते हैं, ये हमारे क्लिनिकल फीचर्स हो गए। नेक्स्ट हम कवर करते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में वही आप हिस्ट्री टेकिंग लोगे, ठीक है, कि आपको चोट वगैरह तो नहीं लगी थी, या फिर किसी मतलब आपके पेरेंट्स में तो किसी को नहीं है, ये सब चीज़ें, फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ उसका, ठीक है। वही हेबर्डन नोड और बोचार्ड नोड का हम प्रेजेंस देखेंगे, ठीक है। इन्फ्लामेटरी मार्कर्स का हम मतलब नॉर्मल रूटीन टेस्ट करवाएंगे, जिसमें ESR और CRP हम देखेंगे, क्योंकि इन्फ्लामेटरी डिजीज को एक्सक्लूड करने के लिए ये उसमें ही बड़े रहेंगे जिसमें इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है, लाइक रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ही मेनली बड़े हुए नहीं रहते हैं। रेडियोलॉजिकल इमेजिंग में हम एक्सरे में ऑस्टियोआर्थराइटिस का मेनली कोई भी नी जॉइंट का हमें एक्सरे कराना हो तो हम मेनली यही लिखते हैं, बायलेटरल, मतलब जो दोनों घुटने हैं उनका AP व्यू और लेटरल व्यू, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू और साइड वाला लेटरल व्यू हम कराने को बोलते हैं, जिसमें हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो क्या देखने को मिलेगा, जो स्पेस जो जॉइंट के बीच में जो स्पेस रहता है वो कम हो जाएगा, ठीक है। मेन ये 3 चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जिससे आप कंफर्म कह देते हैं कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ठीक है। तो एक तो जो जॉइंट के बीच का जो स्पेस रहता है वो कम हो जाएगा, ऑस्टियोफाइट्स देखने को मिलेंगे, और जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो हमें थिकनिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये स्पेस जॉइंट और ये ऑस्टियोफाइट्स और ये सब चीज़ें हैं क्या, देखो ऑस्टियोफाइट्स को हम एक तो बोन स्पर्स भी बोलते हैं, ठीक है, बोन स्पर्स भी बोलते हैं। ये क्या होता है, एबनॉर्मल बोनी प्रोग्रेशन रहता है, ठीक है, जो मार्जिन्स पे डेवलप होता है जॉइंट के, किस वजह से, एक तो डीजनरेशन और बार बार रिपेयर प्रोसेस होने की वजह से, जिससे क्या होती है कि एक्स्ट्रा एबनॉर्मल बोनी ग्रोथ या बोनी प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको हम ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं। इसका मैं आपको एक बार डायग्राम बता देती हूँ, ये देखें, ठीक है। एक तो ये नॉर्मल बोन है हमारी, ठीक है, कि जिसमें ये नॉर्मल कार्टिलेज है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसमें कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन हो गया है, जो जॉइंट के बीच में जो स्पेस रहता है वो कम हो गया है, ठीक है, और ये ऑस्टियोफाइट्स, ठीक है, और साइनोवियम क्या होगी, थिक हो गई है। देखिए ये एक्सरे में हमें ऐसी चीज़ देखने को मिलता है, ये जो अलग से दिख रहा है आपको, ठीक है, ये हमारे ऑस्टियोफाइट्स हैं, ये जो अलग से ग्रोथ दिख रही है, ठीक है, ये बीच में अलग से जो ग्रोथ दिख रही है क्या है, ऑस्टियोफाइट्स हैं। ये मार्जिनल ऑस्टियोफाइट्स हैं, ठीक है, ये और ये क्या है, सेंट्रल ऑस्टियोफाइट्स हैं, ठीक है। तो हमें एक्सरे में और देखेंगे ये बीच में स्पेस भी कितना नैरो हो गया है, ठीक है, जो स्पेस रहना चाहिए बोन के बीच में, जॉइंट के बीच में, वो कितना नैरो हो गया है, प्लस साथ में आपको ऑस्टियोफाइट्स देखने को मिल रहे हैं, ओके। तो ये हमारा था डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कुछ जो बीमारियां रहती हैं वो इससे क्या करती है, रिजेंबल करती हैं, ठीक है। तो फर्स्टली हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस को हटाने के लिए, उसके लिए हम अलग से क्या करवाते हैं, इन्फ्लामेटरी मार्कर्स जो मैंने बताया, ESR, CRP और RA फैक्टर का टेस्ट करवाते हैं। गाउट में हम सीरम, यूरिक एसिड का टेस्ट करवाते हैं। सेप्टिक अर्थराइटिस जनरली बायलेटरल नहीं होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको बायलेटरल नी में आपको मेनली देखने को मिल सकता है, ठीक है, और ये आपको एक घुटने में देखने को मिलेगा। एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में HLA-B27 जेनेटिक मार्कर रहता है, ठीक है, और सोराइटिक अर्थराइटिस में क्या होता है, सिल्वर वाइट स्केल्स देखने को मिलते हैं आपको जॉइंट्स पे, ठीक है। तो ये इन बीमारियों का हम अलग से टेस्ट करवा के इन्हें साइड कर देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले आते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल, जिसमें हम उसको फिजियोथेरेपी और वेट लॉस करने को बोलेंगे, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल में हम क्या करते हैं, एक तो टॉपिकल एनेट्स देंगे, ठीक है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हमारा वो रहता है। फिर ओरल एनेट्स देते हैं, ठीक है, मेनली उन पेशेंट्स को नहीं देना है जिसको स्ट्रोक की या फिर क्रोनिक आर्टरी डिजीज, मतलब हार्ट डिजीज की कोई पास्ट हिस्ट्री हो, उसमें आपको एनेट्स नहीं देने हैं, ठीक है, और साथ में मसल रिलैक्सेंट देते हैं। और एक सर्जरी के तौर पे लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या रहता है, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन की बेसिस पे मेनली ये 3 ही चीजें आप दी जाती हैं, ठीक है। एक तो कोई एनाल्जेसिक दे देते हैं, मेनली आइब्यूप्रोफेन हुआ वो ले सकते हैं हम, या फिर एसाइक्लोफिनेक या PCM का ले सकते हैं। दिन में हम 2 बार लेने को बोलते हैं खाना खाने के बाद।
कैल्शियम और विटामिन D3 की टैबलेट्स सप्लीमेंट्स लेने को बोलते हैं दिन में एक बार खाना खाने के बाद। और लोकल एप्लीकेशन के लिए हम क्या देते हैं, डाइक्लोफेनेक जेल देते हैं। ठीक है, अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या रहते हैं लॉन्ग टर्म एनाल्जेसिक यूज़ के। एक तो उस पेशेंट में आपको पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, जॉइंट मोबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, जॉइंट में डिफॉर्मिटी बढ़ सकती है, स्ट्रेस फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है या फिर ऑस्टियोनेक्रोसिस देखने को मिल सकता है। तो हमारा ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से पॉइंट वाइज पूरा ऑस्टियोआर्थराइटिस हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक मुझे क्या कवर करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइए।